नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो के साथ हम बात करने वाले हैं रीट 2022 से संबंधित हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें हम हिंदी के व्याकरण और शिक्षण विधि के प्रश्न लेकर चल रहे हैं। और आप हमारे चैनल पर बने रहें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की सीरीज़ के पहले प्रश्न की बात करते हैं। निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं। हमसे ये पूछा कि निदान की परीक्षण विधि है, उसमें उसके कितने प्रकार माने हैं। तो 7 हैं, 2 है, 4 है या 8 है। तो साथियों कितने माने हैं? 2 माने। कितने माने हैं? 2। दो कौन कौन से देखो, एक होता हमारा निरीक्षण और एक होता हमारा निदानात्मक। इस प्रकार इसके 2 प्रकार माने, निरीक्षण और निदानात्मक। नेक्स्ट प्रश्न देखो, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है। हमसे पूछा जो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है उनकी आवश्यकता किस विधि में नहीं होती है। समस्या समाधान विधि, व्याख्या विधि, योजना विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो उस जिस विधि में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है वो कौन सी होती है? हमारी व्याख्या विधि होती है। कौन सी विधि होती है साथियों? व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में सिर्फ एक वक्ता के रूप में काम किया जाता है, जिसमें कोई सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है, यह कथन किसका है। हमें पूछा कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है, यह कथन किसका है। सीताराम चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, चॉम्स्की या फिर वाइगोत्स्की। तो साथियों किसने कहा था ऐसा? चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता वो जन्मजात होती है। किसने कहा था? चॉम्स्की ने। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4। सब पढ़ें सब बढ़े का नारा किसने दिया था। साक्षर भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान या फिर भारत साक्षर अभियान या फिर ये सभी। तो साथियों किसने दिया था? सर्व शिक्षा अभियान। किसने दिया था? हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही मानेंगे, सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट प्रश्न देखो, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या माना है? विषय निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण या फिर बिंदु निर्धारण या फिर समय निर्धारण। तो साथियों जब भी किसी विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है तो उसका प्रमुख लक्ष्य क्या होता है कि उसका उद्देश्य है, वो उद्देश्य तय हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मतलब उद्देश्य को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न 6 की बात करते हैं। जब वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। हमसे पूछा कि वाक्य विश्लेषण के लिए शिक्षण विधि कौन सी होगी। आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो वाक्य विश्लेषण के लिए साथियों किस विधि को उपयुक्त मानी है? आगमन विधि को। किसको? आगमन विधि को उपयुक्त मानी है। आगमन विधि है ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर उसमें नियम बनाए जाते हैं। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से या फिर स्लाइड के माध्यम से या फिर एपिडियास्कोप के माध्यम से या फिर मैजिक लालटेन के माध्यम से। तो साथियों प्रश्न को समझो, जैसे समतल है उस पर सामग्रियाँ बिखरी हुई हैं, तो उसमें तेज प्रकाश के माध्यम से उसको दीवार के ऊपर क्या प्रतिबिंब किया जाता है, मतलब उसको दीवार पर दर्शाया जाता है। तो ऐसा किसके माध्यम से किया जाता है? एपिडियास्कोप के माध्यम से। किसके माध्यम से साथियों? एपिडियास्कोप के माध्यम से किया जाता है। देखो नेक्स्ट प्रश्न, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है। ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि या फिर सैनिक विधि। तो साथियों व्याकरण अनुवाद विधि है उसको किस नाम से जानते हैं हम? भंडारकर विधि के। किस नाम से? भंडारकर विधि से। और इसके प्रवर्तक है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जिनके नाम के आधार पर इस विधि का नाम पड़ा रामकृष्ण भंडारकर। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेकी विधि, व्यास विधि या फिर तुलना विधि। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि किसे माना है? व्यतिरेक विधि को। साथियों किसको माना है? व्यतिरेक विधि को। तो हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही मानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये परिभाषा किसने दी थी कि किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे क्या हैं? पौधे के समान है। ऐसा किसने कहा था कि स्कूल है वो एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे क्या हैं? पौधे के समान है। किसने कहा था? फ्रोबेल, मोंटेस्क्यू, मॉरिसन या फिर बेलार्ड।
तो साथियों ऐसा किसने कहा था? फ्रोबेल ने कहा था कि बच्चे वो क्या है? पौधे के समान है। अब देखो ये थे हमारे हिंदी के शिक्षण विधियों के प्रश्न। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम व्याकरण के प्रश्नों की। आज छाछ तो ढोलता जोगी ही थी का क्या अर्थ है? देखो साथियों एक हमारी राजस्थानी लोकोक्ति आती है, उसका अर्थ पूछा हमसे कि आज छाछ तो ढोलता जोगी है। निरुपयोगी वस्तु, निरुपयोगी वस्तु के नष्ट पर खेद न करना, छाछ को बिखेर देते हैं, या फिर सभी। तो साथियों उसका राइट आंसर क्या होगा? निरुपयोगी वस्तु के नष्ट होने पर खेद न करना, कि ये आज छाछ तो ढोलता जोगी है, मतलब जो निरुपयोगी वस्तु है उस पर कोई खेद भी हम प्रकट नहीं करते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 12 का, खादी शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो खादी शब्द है वो क्या है? देशज शब्द है। देशज शब्द कौन से होते हैं साथियों? जो अपने क्षेत्र विशेष अपने देश में के शब्द हैं, वो सारे क्या देशज शब्द हैं। देखो प्रश्न नंबर 13 का, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? हरियाली, बादल, आकृति या फिर सहानुभूति? हमें पूछा कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? बादल। बादल क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। क्या साथियों ये पुल्लिंग शब्द है? अदरवाइज सारी क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। सिर्फ यहाँ पर बादल ये पुल्लिंग शब्द है। देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, युद्ध में लड़ने वाला सिपाही। देखो यहाँ तक इसको रेखांकित किया गया है, शहीद हो गया। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? हाँ यहाँ पर पूछा हमें पदबंध बताना साथियों, तो कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या फिर क्रिया विशेषण पदबंध? तो साथियों देखो युद्ध में लड़ने वाला सिपाही, सिपाही क्या है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो कौन सा होगा हमारा यहाँ पर? संज्ञा पदबंध मानेंगे, तीसरा ऑप्शन सही मानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो 15 का, संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधोनतोष या फिर समधनतोष या फिर समधनतोष या फिर सभी? तो साथियों उसका राइट आंसर क्या होगा? समधनतोष। मैं के नीचे क्या लगेगा? हलंत लगेगा, समधनतोष। और यहाँ पर होगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी साथियों? व्यंजन संधि होगी। और क्यों होगी? देखो मैं और इधर क्या है? तय। जब भी कोई तय वर्ग आता, तय वर्ग से पहले यहाँ पर कोई पंचम वर्ण है, तो जो यहाँ पर इधर वाला वर्ण आता है उसका पांचवा हो जाता है, मतलब तय का पांचवा होगा न होगा, तो क्या होगा? न। तो संतोष बनेगा साथियों, इस प्रकार बनेगा। और यहाँ पे क्या जाएगा? ये अनुस्वार में चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो 16 का, बचपन शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय बताइए। बच धनपन, बच्चे धनपन, बच्चा धनपन या फिर बचपन? तो साथियों बचपन है, इसका मूल शब्द क्या होगा? बच्चा, और प्रत्यय क्या रहेगा? पन। तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हम सही मानेंगे। तो बचपन का मूल शब्द क्या होता है? बच्चा, और इसमें पन प्रत्यय ऐड करते हैं तो क्या बनेगा साथियों? बचपन। क्या बनेगा? बचपन। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, मकान बनाए जाएंगे तो वहाँ आ जाऊँगा वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु मत भूतकाल? तो प्रश्न को समझो, मकान बनाए जाएंगे मतलब बनाए जाएंगे, अभी बने नहीं है मतलब जाएंगे, तो सीधी सी बात ये भविष्य की बात हो गई, तो पहला तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डिलीट हो गया। नेक्स्ट देखो ये भी हमारा भूतकाल का, ये भी डिलीट हो गया। अब देखो कौन सा बचा हमारे पास में, और ये भी संदिग्ध भूतकाल, ये भी हो गया। तो देखो भविष्य काल में चला गया, तो ये तो भविष्य काल में रहा। और जब भी वाक्य में जोर देकर बोला जाता है कि जैसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, तो मतलब किस में जाएगा? हेतु हेतु, तो इसमें आएगा संभाव्य, इसमें होगा साथियों हेतु हेतु मद भविष्य काल। हेतु हेतु मद भविष्य काल बनेगा। क्या बनेगा साथियों? हेतु हेतु मद भविष्य काल। नेक्स्ट प्रश्न देखो, समुद्र का पर्यायवाची है पारावर, नीर नदी, नदीस या फिर उपरोक्त सभी? तो साथियों समुद्र है उसको पारावर भी बोलते हैं, नीर नदी भी बोलते हैं, नदीस भी बोलते हैं, मतलब उपरोक्त सभी। क्या बनेगा? उपरोक्त सभी। पारावर, नीर, निधि, नतीस ये सारे क्या है? समुद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निराहार का सही विलोम है अनुहार, विहार, संथार या फिर आहार? तो साथियों निराहार का विलोम क्या होगा? आहार। क्या होगा? आहार।
निराहार मतलब बिना आहार के, भोजन रहित, और उसको क्या, उसके विपरीत क्या होगा, आहार। तो निराहार का विलोम होगा आहार। अब देखो आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न, द्वंद्व समास का उदाहरण है। हमें यहाँ पर पूछा द्वंद्व समास इनमें से कौन सा होगा। देखो लंबोदर, लंबा है उधर, जिसका किसके लिए लगाया साथियों, गणेश के लिए। अंधाकूप मतलब कूप है जो अंधा, नर और नारी। द्वंद्व समास क्या होता है साथियों, पहले समझो कि जिसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, मतलब जिनका अपना एक खुद का एक अर्थ होता है। मतलब देखो, और लगभग क्या होता है इसमें, विलोम, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, विलोम। तो देखो नर और नारी, नर और नारी, जिसमें या तो और आएगा या फिर या विभक्ति आएगी। मतलब जो द्वंद्व समास है उसमें या फिर और की विभक्ति आती है। तो क्या करेंगे इसका, नर और नारी। शरणगत मतलब शरण को आया हुआ, तो यहाँ पे देखो द्वंद्व समास पूछा तो क्या होगा साथियों, नर और नारी। इस प्रकार साथियों हमारी टेस्ट चीज़ के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस प्रकार के प्रश्न आपको रोज़ नियमित रूप से देखने को मिलेंगे, तो आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।